गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। काफ़ी दिन हो गए, बहुत ठंड हो रखी है, तो अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा जो 6th क्लास की सिविक्स का एक लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ था, शहरी क्षेत्र में आजीविका, ये 6th क्लास का हमारा सिविक्स का पॉलिटी वाला जो है लास्ट चैप्टर है। वैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमारी काफ़ी दिन हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। ये एक चैप्टर रहता हुआ था, तो इसको आज हम देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, जब भी हमारी क्लासेस होंगी। और जो भी मतलब जिन्होंने जो पीछे वाली अपनी क्लासेस हैं, 6th क्लास की जो पीछे वाली क्लास हैं वो नहीं देखी हैं, तो उनको भी एक बार अच्छे से देख के आइएगा, पढ़ के आइएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता हुआ है, तभी हमें आगे की चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। ठीक है, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है, और 7th क्लास की भी है और 6th क्लास की, दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाई है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा है सिविक्स का क्लास 6th का जो है 9th अध्याय, लास्ट चैप्टर हमारा शहरी क्षेत्र में आजीविका। आज हम शहर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था गांव के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आज हम शहर के बारे में पढ़ेंगे कि शहर में लोग कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। क्या है? भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। गांव कितने थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने ऊपर पढ़ाया था ग्रामीण आजीविका वाले में कि कितने गांव थे हमारे, और भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 जो है महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। चलिए एक शहर में जाके देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सड़कों पर काम, हमारी जो हेडिंग है सड़कों पर काम। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत ही बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम सुबह, तड़के का मतलब सुबह ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर और गाजर खीरे की को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग जो है उन्हें देख सके और उनसे उनके उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है, मतलब वो अपने जो उस पे रेहड़ी पे है खीरे प्याज टमाटर, उनको सजा सजा के रख रही थी, ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए और वो उनको देख सके और ख़रीद सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या चीज़ रखी है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। उसमें से हमने भी लाल और पीला गुलाब खरीद लिया था। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता है। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ये सब चीज़ें हमें जो है शहरों में देखने को मिलती हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं या मार्केट की तरफ निकलते हैं तो बहुत शोर शराबा होता रहता है, और सड़कों पर लोग अपना अपना सामान बेचने के लिए अपनी अपनी रेहड़ी को लगाते हैं। कपड़े बेचने वाले अपनी शॉप के सामने कपड़े रख देंगे, या जो सब्जी वाले हैं वो अपनी रेहड़ी पर प्याज टमाटर ये सब उनको रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही वो हर चीज़ बता रही कि बहुत सारी दुकानें थी अलग अलग तरह की। ठीक है, सड़क के दूसरी तरफ जो है पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। ये तो हमने पढ़ लिया, तो यहाँ से देखते हैं। ऑटो रिक्शा बच्चों के स्कूल में से जो है ठसाठस भरे हुए थे। सुबह सुबह जब ऑटो रिक्शा जाते हैं तो स्कूल के बच्चे उसमें ऐसे भरे होते हैं ना, सामान की तरह। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से
से अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। सुबह सुबह करता ना, पार्क के पास होती हैं इनकी छोटी छोटी दुकानें सड़क के किनारों पे। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेले गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वही एक दूसरा व्यक्ति घर बेचने के लिए साइकिल पर घर घर मतलब सामान बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई। वहाँ रिक्शा वाला एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक और बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। कितना दूर था? 2 किलोमीटर दूर। ये बच्चू माझी की एक स्टोरी है। एक रिक्शा वाला है, वो अपने बारे में बताता है कि जो बच्चू मांझी है वो अपने बारे में बताता है, मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता है, तो कमाई होती नहीं, मतलब जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका जो पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उसे छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी के में जो है आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 या 30 रुपये दे देते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। जो रोज़ का उनका 200-300 रुपये तक की मेरी कमाई हो जाती है, उसमें 100-150 मतलब खाने के लिए और किराए के खर्च के लिए हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार जो है उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। ये जो बच्चू मांझी है जिसकी रिक्शा में वो बैठी थी लड़कियां, उसको अपने बारे में बता रहा है। तो बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे सब रोजगार में लगे रहते हैं। उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ वे कैसे अपनी दुकानें लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकानें लगाई जाती हैं, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकानें हटाने के लिए भी कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा भी नहीं है। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले ही बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग जो है सड़कों पर काम करते हैं। जो 12% लोग हैं सड़कों पर काम करते हैं। यहाँ देखिए, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रखते हैं और रात में वहीं पे उसी में सो जाते हैं। वहीं पे सो जाते हैं और वहीं पे काम करते हैं सड़क के किनारे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। देखिए कितने, 1 करोड़ लोग। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास जो है काम करने की जगह होगी या यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो जाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ
इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में जाने की अनुमति हो और वे लोगों पर उनकी मतलब उन समितियों में रखे जाएं जो उन मुद्दों पर निर्णय लेती है। यहाँ से देखते हैं बाजार में। जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत ही भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई वाले, खिलौने, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकान की कतार भी लगी हुई थी। एक कोने में दांतों के जो डॉक्टर है उसका क्लिनिक था। ठीक है, मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही मतलब समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गई थी जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द भी सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर जो है अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान। तो देखते हैं, जो हरप्रीत है वो कहता कि पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। इतवार को और त्योहारों में के समय में मैं और मेरी माँ भी उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। जो हरप्रीत है वो बता रहा है कि मेरे पापा और चाचा जो है एक दुकान पे काम करते थे और संडे के दिन है मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे और बाकी दिन मैं कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर रहा था। और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। उनकी शादी हो गई है और उनकी पत्नी और वो मिलके शोरूम चलाते हैं। अब वंदना क्या कहती है, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला था। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। जो वंदना है उसकी पत्नी एक ड्रेस डिज़ाइनर है। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। क्योंकि पहले तो कपड़ा लेके आओ, कपड़े इतने महंगे हो गए हैं, फिर उसको सिलाई दो, सिलाई ही इतनी महंगी हो गई है। और फिर वही होता है मतलब फिर वो फिटिंग अच्छे से नहीं करते, ये यहाँ से ठीक नहीं, वहाँ से ठीक नहीं, ये चलता रहता है। तो आजकल ज़्यादातर लोग मतलब चीज़ें टाइम पर ही उपलब्ध हो जाएं उसके लिए जो रेडीमेड चीज़ें हैं वही चीज़ें खरीदना पसंद करने लगे। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से मतलब उनको आकर्षक रूप दिया जाए। ठीक है, बेचने के लिए हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है, वो वंदना बता रही है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनलों पर जो विज्ञापन देखते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है। मतलब जो शोरूम है वो बता रही है कि अभी जो जिस शोरूम में हम रह रहे हैं वो अभी किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास के रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत ही बढ़ गया है। हमने एक कार भी खरीद ली है। इस व्यापार के ज़रिए जो है हमने एक कार भी खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं, ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की नौकरी जो है दे देते हैं। जैसे कोई भी शोरूम लगा लो, उसमें एक इंसान से तो काम चलने वाला नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर कपड़े लेने जाओगे तो कपड़े दिखाने के लिए हर दुकान में कम से कम 5-6 लोग होते हैं और एक जो है वहाँ पे मेन चेयर पे बैठा रहता है जो पैसे वैसे का लेन देन करता है। तो वो और लोगों को भी मतलब रोज़गार प्राप्त करते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक
कुरियर इत्यादि की सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर कोई कमी है तो भी बताइए कि हमें किस तरीके से इसको और अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जो है जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस जो है खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुरता ना बन जाए। बसें ऐसी ठसाठस भरी होती हैं ना। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे कि बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। जान में जान आई। जब वो उतरी तो उसने ऐसे बोला। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में जो है बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल भाव कर रहे थे। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? लेबर चौक। ठीक है, मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। लेबर चौक क्या होता है कि सुबह सुबह जितने भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, एक चौक है उसमें जा मतलब सब बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। और जिसको जो जो काम करवाना होता है मिस्त्रियों से, जैसे कोई घर बनवाने के लिए या कोई भी काम के लिए लोग आते हैं और उनसे बातचीत करके मोल भाव करके उनको वहाँ से लेके चले जाते हैं। उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। लेबर चौक में जाके सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं और लोग उनको लेके चले जाते हैं जिनको काम करवाना होता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों के सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। मतलब शहर में जितने भी काम होते हैं, अगर किसी को करवाना है और मतलब उनको पता है कि लेबर वहाँ से मिल जाएगा, तो एक चौक होता है, चौराहा, वहाँ पे सब जो है मज़दूर लोग हैं वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वहाँ से जो जिनको काम करवाना है वो लोग उनको ले जाते हैं अपने अपने काम करवाने के लिए। देखिए, लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग इन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। यहाँ से देखिए, निर्मला जिसके पास वो गई थी, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए जो है गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर बहुत काम का बोझ होता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार जो है और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी हो जाता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं। देखिए, और अतिरिक्त रुपये 100 देर तक काम करने मतलब एक्स्ट्रा जब टाइम ओवर टाइम जब करते हैं तो उसके 100 रुपये मिलते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ही ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करने में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को उनकी ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर किसी खास मौसमों में। ठीक है, किसी खास मौसम में वो काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है।
जो कंपनियां होती है और ये छोटे मजदूर होते हैं जो जैसे सिलाई कर रही है ये निर्मला, तो वहाँ से अगर वो अपनी किसी चीज़ को लेकर ना खुश हैं, उस चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए शिकायत कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं किया जाता। बताइए, उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री के में मजदूर दिन रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, एक एक लाइन, ये नहीं कि ये स्टोरी है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे एनसीईआरटी वाले। समझ में आ गई बात? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिना स्किप्ट करे, बिना इसकी स्पीड बढ़ाए, अच्छे से इसको पढ़ेंगे हम। और क्या है, यही लगा लो कि हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी तो है ये, जीवन के बारे में बताया जा रहा है और इस चीज़ से हमारा जो व्यक्तित्व भी निकल के सामने आता है, हमें चीज़ों का ज्ञान होता है कि फैक्ट्रियों में कैसे कैसे क्या क्या होता है लोगों के साथ। ठीक है, तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। सॉरी, यहाँ से है, सॉरी, देखते हैं इधर दफ्तर में। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिससे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा, मतलब उसने ऑटो रिक्शा ने उनको टाइम से वहाँ पे पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं मतलब सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनमें भुगतान इकट्ठा करते हैं। भुगतान मतलब पैसे ले लेते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेता से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और मतलब प्रगति रपट किसने कितना ज़्यादा अच्छा काम किया है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और यह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। एक स्थायी कर्मचारी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं जिनको रेगुलर काम नहीं मिलता। जब कंपनियों में काम होता है तो उनके मालिक उनको बुला लेते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो उनको निकाल देते हैं, और ये है स्थायी कर्मचारी। ठीक है, बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां भी मिलती हैं। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी भी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को जो है बीमारी के कारण, मतलब अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको छुट्टी मिल जाती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम करते जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। ठीक है, एक बार यहाँ देखते हैं, ये कॉल सेंटरों के बारे में दिखाया गया है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं।
कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। खाने, ठीक है। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन में मिल जाते हैं। क्यों खोलते हैं विदेशी यहाँ पे कंपनियां? क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है। लोग जो है कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं अच्छे। आखिर दिन ख़त्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो चलिए स्टूडेंट, जो ये आज का हमारा चैप्टर था, चैप्टर 9 क्लास 6 का सिविक्स का आखिरी चैप्टर था, तो ये हमने कवर कर लिया है। अब हमारी क्लास 6 पूरी कंप्लीट हो गई है और क्लास 7 के भी हमने जो है सिविक्स और ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी चली हुई हैं। तो 6 या 7 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के हो गए हैं। क्लास 7 के भी हिस्ट्री का अभी बाकी है। हिस्ट्री हम शुरू करेंगे कल से क्लास 7 की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद मैं जो नोट्स के ज़रिए आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवीजन करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।